ओके, तो फाइनल अकाउंट में मैंने कल आपको दिया था होमवर्क। होमवर्क आप सभी ने किया होगा। यस सर, किया। तो 25 वाला तो मैं एक बार कर देता, शायद किसी को दिक्कत गई होगी, वैसे आनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने किया हुआ है। मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है लेकिन एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ये कौन से अटैम्प्ट में पूछा बेटा, नवंबर 19 में पूछे हुआ है। और अपन ने मॉड्यूल में करे हुए हैं लेकिन फिर भी मैं एक बार ही कर देता हूँ। ठीक है। 26 नहीं करता हूँ मैं क्योंकि एकदम सिंपल है, सारी वही एडजस्टमेंट है। देखो, सैलरी, आउटस्टैंडिंग, कमीशन एडवांस, इंटरेस्ट अक्रूड, ये अनपेड इंटरेस्ट, देन आरडीडी, डिप्रिसिएशन, सारी सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट है। तो 26 नंबर का क्वेश्चन तो मैं नहीं करने वाला, किसी ने कुछ क्वेरी भी नहीं पूछा, लेकिन 25 एक बार कर देता हूँ, देन 27 करता हूँ। ठीक है, तो पहले कौन सा करूँ, एक काम करते ना, पहले ये कर लेते हैं अपन 25, सीरियली चलते हैं। तो 25 में क्या बोला बेटा, देखो तो बैलेंस शीट अपने को दी हुई है 1 जनवरी 2018 की। डेट हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पर डेट में वो गड़बड़ कर सकते हैं। तो 1 जनवरी की बैलेंस शीट दी हुई है, अपने को 31 दिसंबर के पूछेंगे। बैलेंस शीट के आइटम में ठीक है, जो भी, कोई खास बात नहीं। डायरेक्ट नीचे आ जाओ, क्या बोला, ड्यूरिंग 2018 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील नेट प्रॉफिट ऑफ 15,10,000। तो प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा, 15,10,000। दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर फॉलोइंग, ये नीचे दी हुई 3 चीज़ें करने के बाद में ये प्रॉफिट आया है। मतलब इसमें जो भी इफेक्ट होंगे, इसका इफेक्ट यदि प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है तो वो करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक तो ये पीएनएल के डेबिट में जाता और दूसरा ये कैपिटल में ऐड होता। तो पीएनएल के डेबिट में आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, अपने को सिर्फ कैपिटल में ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन दिया है बेटा। डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक एसेट में से लेस और एक दूसरा पीएनएल के डेबिट में। लेकिन पीएनएल के डेबिट वाला करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है, तो सिर्फ एसेट में से लेस करना पड़ेगा। देन प्रोविजन फॉर बैड डेट, आरडीडी, अगेन सेम पीएनएल में वाला जो एडजस्टमेंट होता है पीएनएल में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट वाली एडजस्टमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर ही बोले हुआ है कि ये तीनों एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में उन्होंने कर ली। दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग दिस, मतलब ये करने के बाद का प्रॉफिट दिया है, तो वो सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। लेकिन बट वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही फॉरगॉट टू, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय ये 2 चीज़ें भूल गए। कौन थी? एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसके 2 इफेक्ट देंगे, जैसे एडजस्टमेंट नॉर्मल रहती है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, हिज करंट एसेट एंड लाइबिलिटी ऑन 31 दिसंबर 2018 वेयर ट्रेड रिसीवेबल वगैरह 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 सारे इसके बैलेंस शीट के आइटम दिए हुए। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू द नेट ट्रेड रिसीवेबल एट द ईयर एंड। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, चलो बनाते हैं। पहले तो रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस बाद में बनाते हैं, आपको थोड़ी दिक्कत देंगे। अपन पहले बैलेंस शीट बना लेते फटाफट। ठीक है, चलो कैसे जाएंगे इसमें सर, पहले एक काम करते हैं अपन, जो नीचे के आइटम दिए हुए, देखो ये पूरे बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए, ये बैलेंस शीट के आइटम को फटाफट एक एक करके लिख लेते हैं। 31 दिसंबर का ट्रेड रिसीवेबल 21 लाख। ट्रेड रिसीवेबल क्या है सर, एसेट है। ये क्या है बेटा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर। ईयर क्या है, जो भी ईयर होगा बेटा 2018। ठीक है, क्या लिखने का अपने को, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 21 लाख। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें आरडीडी की एडजस्टमेंट है। यस सर। नेक्स्ट बेटा, कैश एट बैंक 5,20,000। ये भी सर एसेट है, इसलिए इसको एसेट साइड में लिखेंगे, बैंक 5,20,000। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एट बैंक हो गया, देन ट्रेड पेएबल 13,84,000। ये क्या जाएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा सर। ये ट्रेड पेएबल हाउ मच, 13,84,000। यस सर। नेक्स्ट बेटा, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रॉ 6,20,000। ये ड्राइंग है, ड्राइंग का क्या होगा सर, ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगा सर। यहाँ पर आएगा कैपिटल, फिर कैपिटल में से लेस करेंगे ड्राइंग्स, और ड्राइंग कितनी बोली हुई बेटा, 6,20,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट
क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, क्लोजिंग इन्वेंट्री बोले तो क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल एट द ईयर एंड। देखो यहाँ पे क्या बोला बेटा, नेट ट्रेड रिसीवेबल के बराबर में है, लेकिन 21 लाख आएगा कि नहीं। अब 21 लाख में से आप बेटा देखेंगे तो आरडीडी दी हुई थी ना, तो 21 लाख में से लेस होगी न्यू आरडीडी, फिर जितना भी अमाउंट है बाहर जो नेट फिगर आएंगे, नेट मतलब ग्रॉस में से कुछ माइनस करते बचे हुआ था नेट, उसके बराबर में रहेगी हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहले आरडीडी निकाल के नेट रिसीवेबल निकालना पड़ेगा, फिर जो नेट अमाउंट आएंगी वो क्लोजिंग स्टॉक के बराबर है, फिर उतनी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में भी लिख देंगे। ठीक है, यस सर, बस यहाँ तक बोले। अब आ जाओ एक एक एडजस्टमेंट के ऊपर, देखते क्या क्या है। ठीक है, देखो पहली एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल देख लो, कैपिटल कितना बेटा दिखाएंगे यहाँ पे आपको, कैपिटल कितना है, कैपिटल 51 लाख, 51 लाख। ओके, ट्रेड पेबल की वैल्यू दे दी थी, एक्सपेंस पेबल की कुछ वैल्यू है नहीं, तो ठीक है ये भी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी सर डेप्रिसिएशन है, तो प्लांट एंड मशीनरी भी लेना पड़ेगा, ऊपर से अपने को वैल्यू लेनी पड़ेगी 31 लाख। नेक्स्ट बेटा फर्नीचर एंड पिक्चर, फर्नीचर एंड पिक्चर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 लाख, तो ये भी अपन लिख लेंगे बैलेंस शीट में, फर्नीचर कितना 4 लाख। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ट्रेड रिसीवेबल कैश एडवांस, ये सब नीचे दे दी थी वैल्यू, तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, जो नीचे ऑलरेडी पहले दी थी पहले वो वैल्यू मैंने ले ली, फिर ये वैल्यू लेके कोई मतलब है क्या, नहीं, ये ऑलरेडी नीचे दी हुई थी, ऊपर से सिर्फ ये कैपिटल लिया अपन ने ऊपर की बैलेंस शीट में से, और फिक्स असेट लिया, फिक्स असेट का डिप्रिसिएशन दिया है तो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। सर ये एक्सपेंस पेएबल का क्या, ये कुछ आएगा ही नहीं ना बेटा, इसके बारे में कुछ नीचे जानकारी दी हुई कि नहीं, मतलब ही हो गए होंगे जीरो। तो सर फिक्स एसेट क्यों लिए, फिक्स एसेट थोड़ी ना जीरो होते, फिक्स एसेट के लिए डिप्रिसिएशन दी हुआ है, इसलिए मैंने ऊपर की बैलेंस शीट में से केवल 3 चीज़ें ली, दोनों फिक्स एसेट की वैल्यू और कैपिटल की वैल्यू। ठीक है, यस, ये भी अगर फिक्स एसेट की वैल्यू नीचे दी हुई रहती थी तो मैं ये वो भी यहाँ से नहीं लेता था, नहीं दी हुई थी इसलिए मजबूरन यहाँ से ले रहे हैं। नेक्स्ट बेटा अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, निकालो 6% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक मिनट देखो, पहले तो अपने को जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें भी हाथों हाथ इफेक्ट करते जाएंगे ना अपन। नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ था बेटा आपको, 15,10,000 दिया हुआ था, और ये चीज़ उसमें करने की ज़रूरत है क्या, नहीं सर ये इन्होंने बोला है कि ऑलरेडी करे हुआ है, तो उसका जो नेट प्रॉफिट में जो भी इफेक्ट आता है ये देने की ज़रूरत है क्या, नहीं, क्योंकि आफ्टर अलाउिंग दिस ये वैल्यू थी, ऊपर लिखा हुआ था ना आफ्टर अलाउिंग दिस 3 थिंग्स, तो इसका मतलब ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, डबल से करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप 6% से निकाल लो बेटा, और इसका एक ही इफेक्ट आएगा कैपिटल में एंड, कितना है कैपिटल 51 लाख का 6% 3,06,000, ये होंगे बेटा इसमें ऐड 3,06,000। ठीक है, दूसरा इफेक्ट वैसे तो पीएनएल के डेबिट में आता, लेकिन यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा डिप्रिशिएट ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे डिप्रिसिएशन 10%, तो उसमें से करेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 10%, 31 लाख का 10% 3,10,000, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 31 लाख माइनस 10,000 तो आएगा बेटा 27,90,000। ठीक है, पीएनएल में इसका इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर का डिप्रिसिएशन बोले हुआ है 5%, आ जाओ फर्नीचर कितना है 4 लाख, तो 4 लाख में से करेंगे लेस डिप्रिसिएशन एट 5%, इसका 5% होता है बेटा 20,000, तो यहाँ बचेगा 3,80,000। वैसे तो डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट पीएनएल में होता है, लेकिन यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। चलो दूसरा भी होगा। तीसरा पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब आरडीडी 5%, निकालो आरडीडी 5% से 21 लाख का 5%, 21 लाख का 10% होता है 2,10,000, 2,10,000 का आधा 1,05,000, 21 लाख का 5% 1,05,000, ये इसमें से माइनस करेंगे 21 लाख में से तो आएगा 1,99,000, 1,99,000 नहीं बेटा 19 लाख, ओके 19,95,000, और इतनी ही वैल्यू बेटा क्लोजिंग स्टॉक की है। एक लाइन बोली हुई थी
कि क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल, इसलिए जितना नेट ट्रेड रिसीवेबल है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया। यहाँ पे लिखा था ना लास्ट में, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू नेट ट्रेड रिसीवेबल, तो नेट ट्रेड रिसीवेबल कितना है 19,95,000, 19,95,000, तो उतना ही क्लोजिंग स्टॉक भी लिख दिया। ठीक है, यस सर। और पीएनएल में ये भी देने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। चलो इतना हो गया, बस बीच की 2 लाइन बाकी है। देखो क्या बोला है, बट वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही फॉरगॉट टू। अब ये 2 चीज़ों का प्रॉफिट एंड लॉस में भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो अपने को प्रॉफिट एंड लॉस में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या बोले हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टोटलिंग 1,85,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक तो लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना आएगा सर, ये आएगा 1,85,000। दूसरा बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से अपन क्या करते थे, एक्सपेंस बढ़ा देते, और एक्सपेंस बढ़ाने से क्या होता बेटा, प्रॉफिट कम होता। अब अपने पास डायरेक्ट नेट प्रॉफिट है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस से। ये कैसे क्यों लेस किया मैंने, क्योंकि बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में क्या इफेक्ट आता था याद करो, अपन एक्सपेंस में ऐड करते थे, मतलब खर्चा बढ़ा रहे, तो खर्चा बढ़ाने से प्रॉफिट क्या होगा, कम, इसलिए मैंने लेस कर दिया 1,85,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बेटा जी, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 25,000। प्रीपेड इंश्योरेंस सर, एक तो ये पीएनएल में से अपन लेस करते थे, और दूसरा यहाँ पर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000 एसेट साइड में। अब लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन लेस करते थे, लेकिन कहाँ लेस करते थे वो देखो आप, यहाँ पे डायरेक्ट लेस कर देंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। वहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस अपन एक्सपेंस में से लेस करते थे, यानी खर्चा कम करते थे। यहाँ खर्चा दिया है कि बेटा नेट प्रॉफिट पे अपन, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में क्या इफेक्ट होगा वो देखने का। तो प्रीपेड एक्सपेंस से अपन एक्सपेंस में से हटाते थे, मतलब खर्चा कम करते थे। खर्चा कम करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे सारे उल्टे इफेक्ट हो रहे, क्यों, क्योंकि अपन प्रॉफिट में इफेक्ट देख रहे, उसके अकाउंट में नहीं देख रहे, एक्सपेंस वगैरह में नहीं देख रहे, इसलिए अपोजिट में होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस ऐड करेंगे, कितना आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000। तो अब देखेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आएगा, करेक्ट नेट प्रॉफिट सर आएगा 15,10,000 माइनस 1,85,000 प्लस 25,000, कितना आएगा 13,50,000। ये बेटा करेक्ट नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट कहाँ जाना चाहिए सर, कैपिटल में ऐड होना चाहिए, तो कर दो कैपिटल में ऐड नेट प्रॉफिट 13,50,000। ठीक है, यस सर। कैपिटल की टोटल कर लो फिर, 51 लाख माइनस 6,20,000 प्लस 3,06,000 प्लस 13,50,000, तो ये सर आएगा टोटल 61,36,000। 61,36,000। ठीक है, यस सर। फिर बैलेंस शीट की टोटल कर लो लास्ट में। यस सर, करते हैं, करो फटाफट। 27,90,000 प्लस 3,80,000 प्लस 19,95,000 प्लस 5,20,000 प्लस 19,95,000 प्लस 25,000, तो ये आती है टोटल सर 77 लाख। ओके, 77,05,000, और इधर की टोटल 61,36,000 प्लस 13,84,000 प्लस 1,85,000, ये भी आती है सर 77,05,000। आया क्या बेटा, एकदम सिंपल है। यस सर। अच्छा अब देखो यहाँ पे रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोले हुआ था, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस बोले हुआ, वैसे अकाउंट तो नहीं बोले हुआ, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ठीक है चलो, अकाउंट भी अगर बोलते थे तो अपन रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बता देते हैं। रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट था इनका, नेट प्रॉफिट से शुरुआत करनी है। कितना था नेट प्रॉफिट, देखो यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट। अब ये आपको थोड़ी दिक्कत जा सकती है, थोड़ा एडवांस लेवल का है सर। यहाँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आता बेटा, वो अपन वो नहीं कर रहे, अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं। एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, बस अपने को इसको चेंज करना है। नेट प्रॉफिट का बैलेंस वजह देखेंगे तो क्रेडिट साइड में रहेगा, नेट प्रॉफिट इतना था। फिर अपन ने क्या चेंजेस किया, अपने को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था मतलब प्रॉफिट कम किया है, प्रॉफिट अपने को एक्सपेंस को बढ़ाना है, तो डेबिट साइड में लिखते अपन उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,85,000। वैसे भी एक्सपेंस में ऐड करते हैं ना, एक्सपेंस साइड ये डेबिट साइड,
ये क्रेडिट साइड है। नेट प्रीपेड एक्सपेंस क्या करते हैं बेटा ना, बेटा अपन एक्सपेंस में से लेस करते हैं। एक्सपेंस अब यहाँ लेस करने को तो कुछ है नहीं, तो यहाँ मैं लेस करूँ निगेटिव साइड में, और मैंने पहले ही बोला आपको यहाँ पे फाइनल अकाउंट में निगेटिव में कुछ नहीं लिखते। जब भी निगेटिव यदि कुछ आता है, मतलब यहाँ 25,000 निगेटिव लिखूँ, इनर कॉलम तो कुछ है ही नहीं, तो निगेटिव में लिखते नहीं लेकिन अपन आउटर कॉलम में, तो इसलिए निगेटिव को अपोजिट साइड में पॉजिटिव करके लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 25,000, और फिर यदि आप इसका बैलेंस निकालेंगे तो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको टोटल करेंगे तो आएगा 13,75,000, इधर भी टोटल आएंगे 13,75,000, और ये आएगा बेटा आपका नेट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट आपका आएगा 13,50,000, ठीक है। यस सर, ऐसा हमने क्वेश्चन देख चुके थे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एग्जाम्स के क्वेश्चन है सारे। देखो आप एग्जाम में वैसे के वैसे जैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन है वैसे ही आए हुए, तो मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से करने का, अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे ही एग्जाम में आते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर तो चेंज तो रहेगा ही भैया। लिखो बैलेंस शीट लिख लिया, वर्किंग नोट लिख लिया, रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। यस हाँ, तो वह क्वेश्चन नंबर 25। अगला मैं करने वाला हूँ 26 तो नहीं करूँगा क्योंकि एकदम सिंपल सा है। यदि कोई क्वेरी आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं डेफिनेटली। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन नंबर 27 पे। मिस्टर फजील इज अ प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हिज, एब्स्ट्रैक्ट मतलब बेटा कंप्लीट नहीं है, मतलब बस एक जैसे यहाँ पे देखेंगे आप कि ये डैश डैश है, पूरा नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, अधूरा है। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हिज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एज फॉलोज। ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, कुछ जगह पे क्वेश्चन मार्क दिए हुए, नीचे बोले हुआ है सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल्स, और लास्ट में बोले हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर। अपने को जो मिसिंग फिगर है वो निकालने के है। यस सर, अब दिखने में तो एकदम भयंकर क्वेश्चन दिख रहा है सर, सॉल्व कैसे करना समझ रहा ही नहीं, लेकिन इतना पांचट क्वेश्चन है कि जिसकी कोई हद नहीं है। इतना इजी क्वेश्चन यदि आ जाए तो सॉल्व ही नहीं करने का, एग्जाम में छोड़ के आ जाने का। कुछ लेवल है कि नहीं अपना? नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, सॉल्व करना चुपचाप से। देखो मैं आपको बता था कितना इजी, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा और लगेगा हाँ इतना इजी। चल बेटा नीचे जल्दी, हाँ चल आ जाओ। अब इसको आगे कैसे बढ़ना है, देखो कुछ ना कुछ अपने को कड़ी जोड़नी पड़ेगी, उसके आगे से हम आगे बढ़ सकेंगे, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ सकेंगे। यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं है बेटा, तो डायरेक्टली अपन ये वाली फिगर निकाल सकते हैं। कैसे? देखो अब इधर ध्यान से, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर बोले हुआ बेटा सिर्फ सेल्स बाय सेल्स। रुक जाओ थोड़ा अच्छे से करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे तो यहाँ बोले हुआ बेटा बाय सेल्स 45 लाख, और इधर बोले हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 22 लाख। सर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे बेटा। अभी ऐसे समझो ट्रेडिंग के साइड की टोटल दी हुई है सीधा सीधा 22 लाख रुपए। देन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिसिंग है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन डैश है, बस और कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म हो गया, तो ट्रेडिंग की टोटल करो और ये मिसिंग फिगर अपने को डायरेक्टली मिल जाएंगी। कैसे? सर यहाँ पे लिखेंगे 45 लाख, यहाँ पे लिखेंगे 45 लाख, तो अब आप ही बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 45 लाख माइनस 22 लाख, जो कि आएगा 23 लाख। समझा क्या? मैं रेड इंक से लिखता हूँ, रेड पेन से लिखता हूँ जो भी मैं मिसिंग फिगर। तो पहला तो अपने को मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट सर 23 लाख है, ठीक है। अभी इसको ब्रॉट डाउन कर लो। इसको ब्रॉट डाउन कैसे करेंगे? इधर लिखेंगे अपन बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना? 23 लाख, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखते हैं आगे क्या बोले हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट ये तो निकाल लिया अपने। अदर इनकम बोली है 45,000 बाय अदर इनकम 45,000, ठीक है ओके।
खत्म, और कुछ भी नहीं है सर इनकम साइड में, तो वो इसकी भी टोटल कर लो फटाफट। इसकी टोटल यदि आप कर लेंगे तो आ जाएगी 23,45,000। तो इधर की भी टोटल आना चाहिए 23,45,000। ओके, अब इधर क्या क्या है देखो, सैलरी पेड 12 लाख, जो भी ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ये जो भी कलर है हमारा वायलेट, सैलरी 12 लाख। नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, जनरल एक्सपेंस 6 लाख, 2 आता ना यहाँ पे, टू सैलरी, टू जनरल एक्सपेंस कितना है, 6 लाख है। ठीक है, नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंस के सामने डैश दी हुई है, तो रेड पेन से लिख लेते हैं सेलिंग एक्सपेंस। टू सेलिंग एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीचे एक लाइन है, ध्यान से पढ़ो, सेलिंग एक्सपेंस अमाउंट टू 1% ऑफ टोटल सेल। तो टोटल सेल का 1% आएगा, तो 45 लाख का 1% कितना होगा बेटा, 45,000। तो सेलिंग एक्सपेंस कितने होगा बेटा, 45,000। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला था, ये सब बैलेंसिंग फिगर थी। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से हमने ला लिया, ये तो टोटल डायरेक्ट कर ली। ये सेलिंग एक्सपेंस कैसे निकाला, ये सेलिंग एक्सपेंस सर सेल्स का 1%। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट बेटा सेल्स का 1% बोले तो कितना था वो, 45 लाख का 1%, 45 लाख का 1%। नेक्स्ट बेटा दिया डायरेक्ट कमीशन 1 लाख, टू कमीशन, ये तो दिया हुआ है तो ब्लू पेन से लिखेंगे, टू कमीशन 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट बेटा दिया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं दिया तो नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे, कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन सादा ही क्वेश्चन हो गया है, बस इसमें से माइनस कर लो, 23,45,000 माइनस 12 लाख माइनस 6 लाख माइनस 45,000 माइनस 1 लाख, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट 4 लाख। ये कैसे निकाला बेटा, ये निकाला हमने बैलेंसिंग फिगर, मतलब पहले टोटल कर ली, फिर जितना बैलेंस आया वो खत्म। इतना इजी क्वेश्चन था ये एग्जाम में पूछा हुआ है नवंबर 2018 में। अब आप ही बताओ, इतने इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी हार्ड भी पूछ लेते हैं, लेकिन कभी कभी बेहद इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो कि 5 मिनट के अंदर अंदर आ गया। और ये क्वेश्चन था बेटा 5 मार्क का था शायद, एग्जैक्टली नहीं मुझे याद, लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा ही था, 5 मार्क के लिए इतना 5 क्वेश्चन 5 मिनट। ठीक है, चलो लिख लो। तो कैसे निकाला बेटा अपन ने, सबसे पहले सर हमने बैलेंसिंग फिगर से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, फिर ग्रॉस प्रॉफिट इधर ले लिया, फिर सेलिंग एक्सपेंस तो 1% बोले हुआ था वो निकाल लिया, फिर ये बैलेंसिंग फिगर निकाला, वो 3-4 फिगर निकालने के 5 मार्क। ठीक है, यस। अब यदि आप देखेंगे तो हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। 24 देखो, 22 तो हो गया था, 23 मैंने सॉल्व कर लिया था, 24 होमवर्क था, कोई दिक्कत है आपने पूछा नहीं तो ठीक है। 25 मैंने कर दिया, 26 होमवर्क था, एकदम इजी था तो ये भी आ ही गया होगा। 27 मैंने कर दिया, 28 बेटा अभी ये हम नहीं करेंगे, इसको आगे के लिए पेंडिंग रखेंगे, आगे बोले तो हम 2-3 चैप्टर के बाद करेंगे इसको, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेगा। 29 में मैंने सॉल्व कर दिया, तो बेटा एक ही क्वेश्चन हमारा 28 बाकी है। देन 30 वाला क्वेश्चन में बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, तो ये जब हम चैप्टर देखेंगे इसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग का देखेंगे पहला, और उसके बाद में रेक्टिफिकेशन देखेंगे, तो जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्वेश्चन देखेंगे तभी हमको आएगा। ये 2 चैप्टर को मिक्स उन्होंने क्वेश्चन पूछा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी है इसमें और फाइनल अकाउंट भी है, तो जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम पढ़ेंगे उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। आपने मुझे याद देना हो चैप्टर के बाद कि सर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन वो सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी वही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ही है। तो ये 2 क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम के चैप्टर के बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31। ये आपको हाँ जर्नल एंट्रीज, ये भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जर्नल एंट्रीज आएंगी इसमें।
तो ये दोनों आपको मुझे याद दिलाना, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर खत्म हुआ कि सर फाइनल अकाउंट के 2 क्वेश्चन बाकी है वो अपने करने का, ठीक है। और ये जो एक क्वेश्चन है ये तो हम बाद में देखेंगे, रेशियो से रिलेटेड है ये, ऐसे ही कोई पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, वैसे अलग ही एक टॉपिक है, अपन इसको देखेंगे अच्छे से समझेंगे बाद में, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन बाकी और ये 2 क्वेश्चन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाइनल अकाउंट चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। यस सर, अब इसका टेस्ट, इसकी टेस्ट कब रखनी है? इसकी टेस्ट बेटा हम रखते हैं, आज है सैटरडे का नहीं फ्राइडे, मंडे को अपन इसकी टेस्ट रखते हैं फाइनल अकाउंट की, ठीक है। फाइनल अकाउंट को 12 बजे मंडे को फाइनल अकाउंट की 12 बजे टेस्ट रहेगी, ठीक है। यस अब सर कौन सा चैप्टर चालू करेंगे? अब अपन चालू करेंगे बेटा फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, ठीक है। यस सर, इससे रिलेटेड कोई क्वेरी यदि आपको रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मंडे को इसमें हम लोग टेस्ट रखेंगे, ओके ठीक है बेटा, बाय बाय।